जो आज का चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कब सप्लाई इंटर स्टेट होगा और कब सप्लाई इंट्रा स्टेट होगा। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में फर्क क्या है। अगर सप्लाई विद इन वन स्टेट हो, ठीक है, तो उसे इंट्रा स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अगर दो डिफरेंट स्टेट हो तो उन्हें इंटर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इंटर स्टेट। तो इससे मतलब ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, मतलब दोनों सप्लाई तो है बट इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्यों कहा गया, क्योंकि इंट्रा स्टेट के केस में ना CGST और SGST या UTGST लगेगा। मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई में स्टेट का भी कुछ हिस्सा होता है या यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, जबकि इंटर स्टेट सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ IGST लगता है, इसमें स्टेट का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो हम चैप्टर में जाने से पहले कुछ डिफिनेशंस को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हमें वो काम देगा। सेंट्रल टैक्स CGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स IGST, स्टेट टैक्स SGST। ठीक है, गुड्स का मतलब हमें पता है, चैप्टर वन में हमने ये पढ़ रखा था। एवरी काइंड ऑफ मोर प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अब ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास का क्या होता है ना, ये भी जब तक ये मान लो ये लैंड है, यहाँ पे धान उगे हुए हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये भी एट प्रेजेंट, तो जब इसमें धान उगे हुए हैं ये गुड्स में नहीं आता। लेकिन अगर यही क्रॉप्स, यही ग्रास या थिंग जो अटैच है लैंड से या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है और एग्री हुआ है कि सप्लाई के पहले उसे काट दिया जाएगा, काट के एग्री टू बी सर्व्ड, ठीक है, बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, सीवेड मतलब काटना, इन्हें काट करके बेचा जाएगा। ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के पहले इन्हें काट दिया जाएगा और जो भी प्रोसेसिंग है वो करने के बाद इन्हें बेचा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। एट प्रेजेंट ये इमूवेबल है क्योंकि लैंड से अटैच्ड है। ठीक है, बट एग्री किया गया है कि इसे सीवेड कर दिया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा सप्लाई के पहले या अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई इसे काट करके ही बेचा जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, क्योंकि जब आप कंपोजिशन सप्लाई में जाएंगे ना और एग्रीगेट टर्नओवर कैसे समझेंगे, एक माइनर डिफरेंस है जिसके कारण गलतियां होती हैं। ठीक है, तो जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस माइनर डिफरेंस को मैं नोट करा दूंगा आपको। ठीक है, एज इट इज अभी समझने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, समझ गए, excluding the value of inward supply on which tax is payable by person on reverse charge। अब ये क्या है, कई दफा क्या होता है ना, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। ठीक है, जनरली जीएसटी पे करने का लायबिलिटी सप्लायर पे होता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में जीएसटी पे करने का लायबिलिटी रिसिपिएंट पे होता है। तो कहने का अर्थ ये था कि अगर ये सप्लाई किया और रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है उस सप्लाई पे तो उसे रिवर्स चार्ज कहा गया। ठीक है, इस केसेस में ये इनवर्ट सप्लाई था, देख रहे हो, इसके लिए क्या था, ये इनवर्ट सप्लाई, तो ये इसके एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आउटवर्ड रिवर्स चार्ज था। क्या था ये, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज, समझे, तो आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इंक्लूड होता है एग्रीगेट टर्नओवर में, जबकि इनवर्ड रिवर्स चार्ज इंक्लूड नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा सप्लाई थोड़े है। हाँ, इसका सप्लाई है बट ये टैक्स पे नहीं कर रहा ना उस पर, यही फर्क है ना, सप्लाई तो इसी का है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इंक्लूड होता है बट इनवर्ड रिवर्स चार्ज इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, एग्जम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होगा
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस भी इंक्लूड होगा, बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाई भी इंक्लूड होगा वो सारा पर्सन जिसका पैन सेम है ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बट एक्सक्लूड CGST, SGST, UTGST एंड IGST एंड सेस। GST के अंदर जो भी टैक्स लगने वाले हैं ना उन्हें एक्सक्लूड करते हुए, ठीक है, समझ गए। मतलब जब हम BM एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो टैक्सेबल सप्लाई आएगा, ठीक है। ये टैक्सेबल सप्लाई इनवर्ट रिवर्स चार्ज को इंक्लूड नहीं करेगा, बट आउटवर्ड रिवर्स चार्ज जहां आपको टैक्स नहीं देना, टैक्स तो रिसिपिएंट को देना है, समझे, ये इंक्लूड होगा। तो यही टैक्सेबल सप्लाई का ये इंक्लूड होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्प्ट सप्लाई जहां GST नहीं लगता फिर भी इंक्लूड होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ये भी इंक्लूड होगा, इंटर स्टेट सप्लाई भी इंक्लूड होगा, और वो किस बेसिस पे होगा, जितनी भी रजिस्ट्रेशन या जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, अगर ये पर्सन है, ये स्टेट A, B, C, D में काम कर रहा है और हर जगह पे ये सेम पैन कोड करता है, सेम पैन, एक ही पैन के अंदर ये काम कर रहा है, तो सारे स्टेट A का भी टर्नओवर, स्टेट B का भी, स्टेट C का भी और स्टेट D का भी जो भी सेल हुआ है सारे को कैलकुलेट किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के टाइम, समझ गए। ध्यान बस ये रखना, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज ये इंक्लूड होता है, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं ना, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज में क्या गलती करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और लिखा रहता है कि सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई दिया जिसपे रिसिपिएंट की लायबिलिटी टैक्स पे करने की, और लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे टैक्स तो लगा नहीं, तो वहाँ लिखा हुआ था रिवर्स चार्ज पे, तो बट जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इनवर्ड रिवर्स चार्ज क्या है, इनवर्ड रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इंक्लूड है एग्रीगेट टर्नओवर में सप्लायर के, ठीक है। जब आप रिसिपिएंट होंगे और इनवर्ड रिवर्स चार्ज में होगा जहाँ पे टैक्स आपको पे करना है तब इंक्लूड नहीं करने का, ठीक है। कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, अब ये कुछ नहीं होता, बेसिकली जब कस्टम पे पोर्ट पे जब सामान आते हैं ना, ये शिप आया यहाँ पे, मान लो ये शिप है, ये जैसे यहाँ पोर्ट पर आएगा ना इसे ही कस्टम फ्रंटियर कहा जाता है, तो फ्रंट सबसे आगे मीन्स द लिमिट ऑफ कस्टम एरिया। Custom area is the area of custom station or a warehouse and include any area in which imported good or exported good are ordinarily kept before clearance by custom authority। तो जब तक गुड क्लियर नहीं हो जाए होम कंजम्पशन के लिए, मतलब जब कस्टम ड्यूटी पे होने के पहले तक जहां भी सामान रखा गया कस्टम एरिया में उसे कस्टम फ्रंटियर कहा गया, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसीपमेंट, ये आप OIDR सर्विसेज जब पढ़ेंगे ना तब हमेशा आएगा, ठीक है। OIDR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, ठीक है। होता क्या है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, समझ गए। मतलब वो बंदा इंडिया में है, ठीक है, लेकिन अनरजिस्टर्ड है, समझ गए। तो अनरजिस्टर्ड है तो कवर हो गया। दूसरा, तो नीचे एक्सप्लेनेशन में जाइएगा तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब गवर्नमेंट भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सेक्शन लिखा है ना 24(6), ये वो पर्सन है ना जिसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वैसा पर्सन जिसको TDS काटना है GST के अंदर, समझे। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही काटती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में बस कटता है ये TDS, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है या तो गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, उसे कहा गया नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसीप्ट, ठीक है। ये देखिए OIDAR आया समझ में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, सिर्फ इसके लिए ये टर्म है, ठीक है। होता क्या है ना कि अगर ये पर्सन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट नहीं हुआ, मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन हुआ, उस केस में रिवर्स चार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब जो बंदा इंडिया में सर्विस ले रहा है बाहर वाले बंदे से, ठीक है, अगर इंडिया में OIDR है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। अगर OIDR इंडिया में नहीं है, OIDR बाहर है इंडिया के और वहां से वो सर्विस दे रहा है इंडिया वाले बंदे को,
अगर ये रजिस्टर्ड रहता है ना, रजिस्टर्ड, तो रिवर्स चार्ज में ये टैक्स देगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड रहता है, मतलब ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट रहता है, तो उस केस में OIDR ही टैक्स देगा फॉरवर्ड चार्ज में। अब उसके लिए हो सकता है वो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है, या अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करे, या दोनों में से कुछ नहीं है तो किसी बंदे को अपॉइंट करे जो उसके बिहाफ पे टैक्स पे करे, ठीक है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार में, ठीक है। प्रिस्क्राइब इसका कोई मतलब नहीं है, प्रिस्क्राइब का मतलब आता है मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन कुछ नहीं, वही मीन अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यून। यून कुछ कुछ पर्सन्स को मिलते हैं, ठीक है। ये जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किन्हें यून मिलता है, ठीक। यूनिक आइडेंटिटी नंबर, इसे यून कहा जाता है, ठीक है। रिवर्स चार्ज, ये वही चीज जहां पर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, ना कि सप्लायर को, ठीक है। सेक्शन 93, 94 में कवर है, और IGST के 53 और 54 में कवर है, ठीक है। सर्विस का मतलब कहा गया एनीथिंग अदर देन गुड, वो तो पता ही है, पर गुड तो मनी और सिक्योरिटी भी नहीं होता, तो बोला गया एनीथिंग अदर देन गुड एंड अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। सप्लायर का मतलब जानते हैं, पर्सन सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वही जिस पर टैक्स लेवी हो CGST एक्ट के अंदर, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है, वो CGST एक्ट को ज़्यादातर कवर करता है, ठीक है, समझ गए। इसलिए यहाँ पे CGST, ऐसा नहीं IGST के अंदर भी अगर लेवी होता है तो वो भी, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेवी टू टैक्स अंडर CGST एक्ट और अंडर IGST एक्ट, जिस पर टैक्स नहीं लगता हो, ना ही CGST में ना ही IGST में, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब बताया गया मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट बताया गया है, और ये 24 जहाँ पे बताया गया है, ठीक है, समझ गए। ये देखिए 22 पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जो एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया, और 24 पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। भले ही टर्नओवर लिमिट इसका कम हो, एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है 20 लाख, जनरल लिमिट 40 लाख का भी लिमिट है, और 10 लाख भी है कुछ कुछ स्टेट के केस में, वो हम लोग समझेंगे वही चैप्टर 8 में बढ़िया से, ठीक है। दूसरा टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो भी है जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ठीक है। वो लायबल नहीं था रजिस्टर होने के लिए 22 के हिसाब से, 22 के हिसाब से, बट उस पर्सन ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ले लिया है अपने मन से, तो ले लिया तो टैक्स दो, अब ले लिया तो टैक्स दो, ठीक है। रिसिपेंट का मतलब बताया गया है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिसिपेंट का मतलब बोला गया वो बंदा, मेरा कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द पर्सन हु इज लायबल टू पे, जो बंदा पैसे दे रहा है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो जिस बंदे को सामान डिलीवर किया गया या लेवल किया गया या जिसके पोजीशन में सामान है, ठीक है। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, अब यहाँ तो गुड्स कवर हो गया, और यहाँ पे वही सर्विस है, जहाँ सर्विस के केस में कंसिडरेशन नहीं पे हो रहा है तो क्या होगा, जिसे सर्विस रेंडर्ड किया गया, ठीक है। अब एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ GST लॉ, ठीक है। यहाँ इंडिया का मतलब बताया गया है, ठीक है। तो ये देखिए इंडिया का मतलब, ये है हमारा टेरिटोरियल वाटर। यहाँ तक ना गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट, यहाँ पर अगर कोई बंदा मान लो कि तेल का खनन कर रहा है, यहाँ तक बंदा GST अप्लीकेबल होता है, इसके बाद अप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे आप GST कलेक्ट नहीं कर सकते किसी से, ठीक है। इस पोर्शन में यहाँ तक कर सकते हैं, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। ये 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है यहाँ से, मतलब टोटल कितना हो गया, 12 और 24 36 नॉटिकल माइल, ठीक है। और यहाँ से फिर जो स्टार्ट होता है 200 नॉटिकल माइल, देखिए यहाँ से, यहाँ पर से है, ये हो गया 212 नॉटिकल माइल ओवरऑल, ठीक है। और ये है हाई सी, ठीक है। हाई सी सेल शायद, हाई सी सेल
याद आ रहा है, हाई सी सेल यही है। अगर यहाँ पर कोई सेल होता है ना इस वाटर में, हाई सी सेल जिसे कहा गया था, यहाँ पे जीएसटी नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। अब स्टेट जीएसटी लॉ कुछ मतलब नहीं है, स्टेट का अपना जीएसटी लॉ होता है। जैसे महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट 2017, वैसे ही आपका हो सकता है कि मान लीजिए गुजरात जीएसटी एक्ट होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश जीएसटी एक्ट होगा, बट ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। मोर और लेस ये इनके अंदर जो प्रोविजंस है वो सिमिलर टू सीजीएसटी एक्ट है। ठीक है, समझ गए। स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, ये दिल्ली में लेजिस्लेचर है, समझ रहे हैं, स्टेट का। तो जैसे दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली में लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो उसे स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पर एसजीएसटी लगता है, ना कि यूटीजीएसटी। ठीक है, समझ गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, स्टेट यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा और जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर यूटीजीएसटी लगता है। मतलब इन तीनों को छोड़ करके दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एसजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, आप वही सेम चीज़ है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में देखिए यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, डामन ड्यू, लद्दाख, चंडीगढ़ और अदर टेरिटरी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ क्लियरली बोल दिया गया है स्टडी मटेरियल में, प्रिंसिपली जो है प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी पढ़ा गया है। स्टेट जीएसटी लॉ हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, अब आता है चैप्टर का शुरुआत। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे सप्लाई इंटर स्टेट कब है और इंट्रा स्टेट कब होगा। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ जानेंगे कि इंटर स्टेट कब है। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहला सेक्शन जो लिखा गया कुछ नहीं है, सिंपली बोला गया सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, मैंने इसको ध्यान में रखते हुए there shall be levied a tax called the central goods and service tax on all intra-state supply of goods और सर्विस और बोथ। बोला गया हर इंट्रा-स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक लिकर अभी आउटसाइड द एम्बिट है। ठीक है, ये आउटसाइड द एम्बिट है, तो इसके सेल पर सीजीएसटी नहीं लगेगा। फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब अगर ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए हुआ ना, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हुआ ना, ठीक है, तो सीजीएसटी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन है, कि वैल्यू कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, एंड एट सच रेट, अब रेट जो स्पेसिफाई किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%, पर जो भी स्पेसिफाई है सीजीएसटी का रेट 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाई जब अभी तक जो हाईएस्ट रेट है वो क्या चलता है, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, देख रहे हैं, 20% से कम है। समझ गए। As may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person। ऑब्वियस सी बात है, नॉन टैक्सेबल पर्सन थोड़े देगा। टैक्सेबल पर्सन कौन है, जो रजिस्टर्ड है, 22, 24, याद आया। अब नीचे कहा गया सब्जेक्ट
टू सबसेक्शन 2 कहा गया था। सबसेक्शन 2 क्या करता है, वो करता है द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये क्या हुआ, पहला पेट्रोलियम क्रूड जो जस्ट तेल निकालता है एकदम रॉ, और ठीक है हाई स्पीड डीजल, ठीक है मोटर स्पिरिट जिसे पेट्रोल कहा जाता है, नेचुरल गैस, ठीक है, और ये पांचवा एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। शैल बी लेविड विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। इसका कहने का मतलब ये पांचों जो है ना, ये आउटसाइड द एम्बिट नहीं है, इस पे अभी बस जीएसटी लग नहीं रहा, क्या समझे। जिस दिन सरकार को इच्छा होगी उस दिन इसे जीएसटी के अंडर ले आएंगे और इस पर जीएसटी लगेगा। जबकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ना, ये एम्बिट से ही बाहर है, इस पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, इस पर स्टेट का ही पावर है, समझ गए। अब नीचे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify category of supply of goods or service on both the tax on which shall be paid on reverse charge basis। सबसेक्शन 9(3) देख रहे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे लगेगा गुड्स और सर्विस जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे, जिसमें मतलब इसमें रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा ना कि सप्लायर, समझ गए, आगे समझ में। अप्लाई टू सच रिसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स, मतलब रिसिपिएंट ही वो बंदा है जो 9(3) में कवर गुड्स और सर्विस पे टैक्स पे करेगा, ठीक है, ना कि सप्लायर। अब 9(4) क्या कहा गया, 9(4) कहा द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब समझिए 9(3) क्या कहा, गुड्स और सर्विस जिस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। 9(4) क्या कहता है, 9(4) कहता है कि वो पर्सन, वो रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, who shall in respect of supply of a specified category of goods or service or both received from a unregistered person। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान लेता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान लेता है या सर्विस लेता है तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, ठीक है। मतलब ये जो रिवर्स चार्ज है ना, ये रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे है, और ये जो रिवर्स चार्ज है ना, ये रिवर्स चार्ज गुड्स और सर्विस के बेसिस पे है। तो 9(3) और 9(4) में डिफरेंस यही है, पहला वाला गुड्स और सर्विस का बात करता है और सेकंड वाला रिवर्स चार्ज जो है वो पर्सन पे बात करता है कि अगर एक बंदा रजिस्टर्ड है और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ जो भी स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस लेता है तो उस केस में ये रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा, मतलब पे तो रिसिपिएंट ही कर रहा है ना, ठीक है, बस ये रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है और ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। एट प्रेजेंट ऐसा कोई भी नोटिफाई नहीं हुआ है, एक है रियल एस्टेट वाले में आप देखेंगे वहां पर एक कंडीशन है, ठीक है, रियल एस्टेट का टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको वो मिलेगा, एक है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए सेक्शन 5 क्या है, कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा था ना सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, समझ गए, मैंने इसका जो सेक्शन 9 में कवर है इसके सेक्शन 5 में कवर है। और यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ पे वही सेम 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 सारी लाइनें सेम है। सेक्शन 1 वही चीज़ बोलेगा कि आईजीएसटी लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, समझ गए, एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, सबसेक्शन 2 के अथी करते हुए। उसके बाद बोला इंटीग्रेटेड गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी लिविड एंड कलेक्टेड, ठीक है। इसमें एक चीज ऐड हुआ क्या कि जब इंपोर्ट करेंगे ना आप, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो वहां पर आपको कस्टम के साथ साथ क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है, समझ गए। Provided that IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of Section 3 of Custom Tariff Act 1975 on the values as determined under the said act। मैंने कस्टम एक्ट के अनुसार जो वैल्यू डिटरमाइन होगा उसे कहा जाता है असेसेबल वैल्यू, ठीक है, समझ गए।
एट द पॉइंट व्हेन ड्यूटी ऑफ कस्टम, जब इस पे कस्टम लगेगा, इस एसेसेबल वैल्यू पे जब कस्टम लगेगा, कस्टम कब लगता है आगे पढ़िएगा, जब क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन होता है। तो जैसे ही क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन होगा ना, तो इसमें कस्टम बिल ऑफ एंट्री जब फाइल होगा फॉर होम कंजम्पशन के लिए, तब इस पर जैसे ही कस्टम ड्यूटी लगेगा ना, उसके बाद क्या लगेगा, इन दोनों को जोड़ देगा, फिर कस्टम ड्यूटी प्लस दिस, और इस जोड़े हुए सम पे IGST लगाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए वही सबसेक्शन 2 सेम, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जब सरकार को इच्छा होगी फ्रॉम सच डेट नोटिफाई करेगा, ठीक है, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कि अब से इन पर GST लगेगा, इन पांचों पर GST लगेगा। ठीक है, वही सेम अब 5(3) वही जैसे 9(3) था। ठीक है, इस पर IGST कौन पे करेगा, रिसिपिएंट। ठीक है, रिवर्स चार्ज। फिर वही रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदता है तो उस पर 5(4) सेम एज 9(4). ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदता है तो उस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पे रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन हुआ, ये रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ये तो सप्लायर है। देखिए आगे समझ में। अब आते हैं इन सेक्शन का एनालिसिस पे। ठीक है, एनालिसिस करने का क्या है, मतलब वही चीज लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखिए, सेम सप्लाई, CGST लगेगा ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई पे। ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन पे करेगा, कलेक्ट करेगा और पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, वैल्यू हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15। ठीक है, रेट ऑफ GST जो नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेट 20%। ठीक है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस IGST लगेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिंस अल्कोहलिक लिकर is outside, देखिए ये is outside the purview of GST law, IGST is also not liable on same। ठीक है, अब IGST जो मैक्सिमम लग सकता है ना वो 40% है। ठीक है, CGST जो मैक्सिमम लग सकता है वो 20% है, मतलब 20% ये और SGST 20, तो हो गया ना 40, और IGST जो है वो मैक्सिमम कर सकता है 40%। ठीक है, तो पर मैक्सिमम ये 28% है IGST। ठीक है, और ये 14। ठीक है, ये मैक्सिमम रेट यहाँ ऊपर पढ़ने टाइम मैंने शायद मिस कर दिया, यहाँ पे आपको इसमें लिखा होगा, कहाँ गए हो, हाँ लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग 40%, देख रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग 40%, है ना। मेन क्या है ना, GST जब भी रिवाइज करना हो ना, आपको बस यही सब पढ़ना है, ये पढ़ लो, रिवीजन हो गया GST का। एनालिसिस पार्ट में कभी कभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, उन्हें मार्क कर लो खाली कि हाँ ये पढ़ने के बाद कुछ एक्सेप्शन या कुछ एडिशनल ग्राउंड है तो उसे पढ़ना है बस। ठीक है, इन पर जब मन करेगा तब GST लगाएगा, अभी नहीं लगा रखा। ठीक है, गुड अगर इंपोर्ट होता है तो उस पर IGST लगेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड शैल बी इन एडिशन टू एप्लीकेबल बेसिक कस्टम ड्यूटी विच इज लेविड एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, उसके बाद GST कंपनसेशन सेस भी लगता है लग्जरी गुड्स। ठीक है, या डिमेरिट गुड्स जो खराब गुड्स। ठीक है, डिमेरिट मतलब खराब में टोबैको, ठीक, टोबैको पे लगाएगा सेस, समझ गए। अब आते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, CGST IGST शैल बी पेड बाय रिसिपिएंट। रिवर्स चार्ज का मतलब तो यही है कि सप्लायर नहीं पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा उस पर टैक्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस, कौन सा पहला केस, सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ नोटिफाई किया है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गुड्स वाला केस हुआ, समझ गए, सर्विस वाला केस हुआ, और दूसरा अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला केस जो है बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर कोई सप्लाई करता है अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सॉरी, तो उस केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट पे करेगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो यही पे करेगा। ऐसा समझ में।
अब लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज। तो समझना क्या है, सिंपल सिंपल तो बता दिया मैंने आपको कि इस केस में रिसिपिएंट पे करेगा। कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पढ़ना हुआ तो ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पेपर से बाहर है क्या, रिवर्स चार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स वाला। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना, समझ गए। कुछ एग्जाम्पल दिया है बट कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे सिलेबस के बाहर है। ठीक, हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ गुड ऑन विच टैक्स इज पेड बाय रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज हैव बीन गिवन हियर अंडर ओनली फॉर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, दीज आर नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, लेकिन जो रिवर्स चार्ज सर्विस पे लगेगा ना, वो हमारे चैप्टर का हिस्सा, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो इसके लिए सेपरेट लेक्चर भी मैं पूरा बना दूंगा। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं कि कंपोजिशन लेवी, इसके लिए भी तो सेपरेट लेक्चर ही चाहिए आपको, तो ये दो हिस्से में चला जाएगा मेरे ख्याल से। तो लग रहा है आज यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, वो दो अलग अलग लेक्चर में चल जाएंगे, कंपोजिशन और रिवर्स चार्ज। ठीक है।